नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एससी कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए करवाए जाएंगे, ये क्वेश्चन कक्षा 6 जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें कक्षा 6 के लिए व 9 के लिए, उनके लिए बच्चों रामबाण साबित होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आप लोग के एग्जाम में फंसेगा बच्चों। इसलिए जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा और जो ट्रिक इसमें बताए जाएंगे उन सभी चीज़ों को आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा। जब आप रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें आपके काम आएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को जरूर हिंदी व्याकरण के कुछ बहुत ही जरूरी सवालों पर बात करेंगे। जी। हमारे पास एक मॉडल पेपर है और हम इसके एक एक प्रश्न को हल करेंगे। सिर्फ सही जवाब ही नहीं, बल्कि ये भी समझेंगे कि बाकी विकल्प क्यों गलत है। बिल्कुल, ये एक तरह से व्याकरण की बनावट को समझने जैसा है। अक्सर लोग नियमों से डरते हैं, पर जब आप लॉजिक समझते हैं तो सब आसान हो जाता है। एकदम सही। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिएगा। पहला सवाल लेते हैं। प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? विकल्प है शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, अक्षरों को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। सर, इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका सही उत्तर है डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अच्छा। यहाँ व्यवस्थित शब्द सबसे जरूरी है। वर्णमाला सिर्फ वर्णों का कलेक्शन मतलब संकलन नहीं है। हाँ, एक सिस्टम है। बिल्कुल, एक क्रम है। जैसे अ के बाद आ ही आएगा, क के बाद ख, इसीलिए विकल्प बी अधूरा है। और ये शब्दों के समूह को तो वाक्य कहते हैं। एकदम सही। चलिए, इसी से जुड़ा अगला सवाल। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? ए 50, बी 51, सी 52 या डी 54? इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसका मानक उत्तर है सी 52। 52। जी, इसमें 11 स्वर, 33 मूल व्यंजन, 2 अयोगवाह अंग अह, 2 द्विगुण व्यंजन अड़ ढ और 4 संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र है। हाँ, इन सब को मिलाकर 52 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? ये तो आसान है। हाँ, ये आसान है। सही उत्तर है बी 11। जी। अच्छा, प्रश्न 4 है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? अ, ई या ऊ? दीर्घ मतलब जिसमें ज्यादा समय लगे? बिल्कुल। तो सही उत्तर है सी ई। ई ह्रस्व स्वर है और ई दीर्घ स्वर है। ठीक है। प्रश्न 5, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है वे क्या कहलाते हैं? सर, ये तो स्वर की परिभाषा ही है। एकदम सही। उत्तर है सी, स्वर। ये अपने आप में पूरी ध्वनि है, इन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। जबकि व्यंजन को स्वर का सहारा चाहिए। बिल्कुल, जैसे क में जब अ जुड़ता है तब जाकर क बनता है। और यही है हमारा अगला प्रश्न। क प्लस अ इक्वल्स टू क क्या कहलाता है? ये अक्षर कहलाता है। सही। तो उत्तर है बी, अक्षर। क एक वर्ण है लेकिन क एक अक्षर है। अब आते हैं व्यंजनों के प्रकार पर। प्रश्न 7, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं? इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल सही। उत्तर सी, अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है बीच में स्थित। इनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी हिस्से को पूरी तरह नहीं छूती। अच्छा। अगला है श, श, स, ह किस वर्ग के व्यंजन है? ये ऊष्म व्यंजन है। बहुत बढ़िया। उत्तर है सी, ऊष्म। आप बोलकर देखिए, श, स, मुंह से गर्म हवा निकलती है यानी ऊष्मा। हाँ, ये तो अच्छा तरीका याद रखने का। अब प्रश्न 9, क्ष त्र ज्ञ क्या कहलाते हैं? सर, ये तो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहेंगे। शाबाश, सही उत्तर है सी, संयुक्त व्यंजन। जैसे क्ष जो है वो क और श से बनता है। बिल्कुल। अच्छा, प्रश्न 10, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? विकल्प है 33, 35, 39, 41। सर, इसमें मूल व्यंजन तो 33 हैं। हाँ, मूल व्यंजन 33 है, लेकिन अगर कुल संख्या की बात करें तो बाकी व्यंजनों को मिलाकर दिए गए विकल्पों में सबसे सही डी 41 होगा। ठीक है। तो ये थे वर्णमाला पर कुछ सवाल। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब वर्ण मिलते हैं तो क्या बनता है? शब्द। हाँ, तो प्रश्न 11 है, अर्थपूर्ण वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? सर, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है सी, शब्द।
जब वर्णों का समूह कोई अर्थ दे, जैसे क, म, ल मिलकर कमल, तो वो शब्द है। अब जैसे ही शब्द बनते हैं, संज्ञा का संसार खुल जाता है। नाम। प्रश्न 12, राम शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? इसका जवाब क्या है? राम किसी एक खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये है बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो फिर लड़का कौन सी संज्ञा है? प्रश्न 13। लड़का तो किसी भी लड़के के लिए हो सकता है, मतलब ये पूरी जाति को बता रहा है? बिल्कुल, तो ये हुआ बी, जातिवाचक संज्ञा। अच्छा। अगला सवाल, प्रश्न 14, सोना कौन सी संज्ञा है? सोना, ये तो एक पदार्थ है, तो ये द्रव्यवाचक होना चाहिए। एकदम सही। उत्तर है सी, द्रव्यवाचक। जिन चीजों को हम नाप या तोल सकते हैं, जैसे सोना, पानी, तेल, वो सब द्रव्यवाचक हैं। अब एक ऐसी चीज जिसे न देख सकते हैं न छू सकते हैं। प्रश्न 15, खुशी कौन सी संज्ञा है? ये तो एक भाव है, तो ये डी, भाववाचक संज्ञा होगी। बिल्कुल, ईमानदारी, बचपन, सुंदरता, ये सब भाव है। जी। चलिए, प्रश्न 16, सभा शब्द क्या है? सभा तो एक इंसान से नहीं बनती, कई लोगों का समूह होता है। तो ये क्या हुआ? ये समूहवाचक संज्ञा हुई। बहुत अच्छे। उत्तर है बी, समूहवाचक। इसी तरह प्रश्न 17 में भीड़ भी सी, समूहवाचक संज्ञा है। हाँ, सेना, कक्षा, गुच्छा, ये सब इसी के उदाहरण है। अब थोड़ा मुश्किल सवाल, प्रश्न 18, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? मित्रता, सुंदरता, सोना या खुशी? इसमें पूछा कौन सी नहीं है? हाँ, ध्यान से। मित्रता, सुंदरता, खुशी, ये तीनों तो भाव हैं, पर सोना, सोना तो द्रव्य है। तो सही जवाब? सही जवाब सी, सोना होगा। बढ़िया। अच्छा, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय तो जातिवाचक होगी, अगर उसका नाम गौरीब होता तब वो व्यक्तिवाचक होती। बिल्कुल सही। तो उत्तर है बी, जातिवाचक। और आखिरी, दिल्ली क्या है? दिल्ली एक खास शहर का नाम है, तो ये बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बहुत खूब। तो ये थी संज्ञा, पर हम हर बार तो नाम नहीं ले सकते। हाँ, बार बार नाम लेना अटपटा लगता है। यहीं पर आते हैं सर्वनाम। तो प्रश्न 21 है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? सर, ये तो आसान है, पर सही उत्तर बता दीजिए। बिल्कुल सही उत्तर है सी, सर्वनाम। जैसे राम की जगह हम वह या उसका इस्तेमाल करते हैं। जी। अब सर्वनाम के प्रकार देखते हैं। प्रश्न 22, मैं, हम किस प्रकार के सर्वनाम है? ये तो बोलने वाले के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये पुरुषवाचक हुए। सही उत्तर सी, पुरुषवाचक। और कौन कौन सा सर्वनाम है? कौन से तो सवाल पूछते हैं। तो ये हुआ बी, प्रश्नवाचक। शाबाश। अच्छा, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? जैसे दरवाजे पर कोई है। हमें पक्का नहीं पता कि कौन है, अनिश्चित है, तो ये अनिश्चयवाचक होगा। एकदम सही उत्तर है सी, अनिश्चयवाचक। और जब कर्ता खुद के लिए कोई शब्द इस्तेमाल करे, जैसे मैं यह काम स्वयं करूंगा, तो स्वयं शब्द क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। बहुत अच्छे। उत्तर है बी, निजवाचक। ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम हो गए। अब आते हैं उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों पर। प्रश्न 26, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वो क्या कहलाता है? उसे विशेषण कहते हैं। सही उत्तर है सी, विशेषण। जी। जैसे लाल फूल, इसमें लाल क्या है? लाल शब्द फूल की विशेषता बता रहा है, तो लाल विशेषण है। बिल्कुल उत्तर है बी, विशेषण। अब अगला, तीन लड़के में तीन क्या है? तीन तो संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाचक हुआ। सही, बी, संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ एक जरूरी बात है। प्रश्न 29 है, थोड़ा पानी में थोड़ा क्या है? सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये भी तो मात्रा बता रहा है। हाँ, पर क्या हम पानी को गिन सकते हैं? नहीं, उसे माप या तौल सकते हैं। बस यही फर्क है। जिसे गिन सकें वो संख्यावाचक, जिसे मापें या तौलें वो परिमाणवाचक। तो थोड़ा यहाँ सी, परिमाणवाचक विशेषण है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब सबसे मुश्किल वाला वाक्य है, यह पुस्तक। इसमें यह क्या है? यह तो सर्वनाम लगता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, पर नियम ये है कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आकर उसकी तरफ इशारा करे तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। मतलब यहाँ यह शब्द पुस्तक की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। क्या बात है, संदर्भ बदलते ही शब्द का काम बदल गया। यही तो व्याकरण का मजा है।
चलिए अब काम पर आते हैं, मतलब क्रिया पर। प्रश्न 31, जिस शब्द से कार्य का बोध हो वो क्या कहलाता है? सर, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है सी, क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना। ठीक है, तो खाना भी एक क्रिया है। हाँ, प्रश्न 32 का उत्तर है सी, क्रिया। और राम दौड़ता है में क्रिया क्या है? इसमें क्रिया है दौड़ता। सही, उत्तर सी। अब जैसे विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है, वैसे ही एक शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत बढ़िया, उत्तर है सी, क्रिया विशेषण। जी। तो प्रश्न 35 है, वह धीरे चलता है। इसमें धीरे क्या है? धीरे शब्द चलने की मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये हुआ सी, क्रिया विशेषण। शाबाश। अब आते हैं कुछ ऐसे शब्दों पर जो कभी नहीं बदलते। प्रश्न 36, जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता वे क्या कहलाते हैं? उन्हें अव्यय कहते हैं। सही, उत्तर है सी, अव्यय। अव्यय मतलब जिसका कुछ खर्च ना हो, जो बदले नहीं। हाँ, लिंग वचन का कोई असर नहीं होता इन पर। अब अव्यय के कुछ प्रकार देखते हैं। और लेकिन कौन से अव्यय हैं? ये तो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, तो ये समुच्चय बोधक हुए। बहुत अच्छे, उत्तर है बी, समुच्चय बोधक। और वाह शब्द क्या है? इससे तो आश्चर्य या खुशी का भाव पता चलता है, तो ये विस्मयादि बोधक है। बिल्कुल, उत्तर सी, विस्मयादि बोधक। और इसके आगे हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह डॉट लगता है। जी। अगला है के पास क्या है, जैसे घर के पास पेड़ है। ये तो घर और पेड़ का संबंध बता रहा है, तो ये संबंध बोधक हुआ। क्या बात है, उत्तर बी, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है। और आखिरी सवाल इस सेक्शन का, अरे वो जीत गया में अरे क्या है? अरे भी एक भाव है, तो ये सी, विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। बहुत खूब। चलिए अब कुछ मिले जुले सवाल करते हैं। जी। प्रश्न 41, जल कौन सी संज्ञा है? सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं, जल एक तरल पदार्थ है जिसे हम माप सकते हैं, तो ये डी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। बिल्कुल। अच्छा, ईमानदारी शब्द क्या है? ये एक भाव है, तो सी, भाववाचक संज्ञा। सही। और सेना? सेना एक समूह है, तो बी, समूहवाचक। बहुत अच्छे। अब ये बताइए, गरीबी शब्द किससे बना है? गरीब से बना है, और गरीब तो एक विशेषण है। तो उत्तर हुआ बी, विशेषण से गरीब, विशेषण से गरीबी भाववाचक संज्ञा बनी। अच्छा। नीला शब्द क्या है? नीला तो रंग है, एक विशेषता है, तो ये बी, विशेषण हुआ। सही। पक्षी उड़ रहे हैं में पक्षी क्या है? पक्षी तो नाम है, और ये पूरी जाति को बता रहा है, तो ये संज्ञा, जातिवाचक। बिल्कुल। तेज हवा में तेज क्या है? तेज शब्द हवा की विशेषता बता रहा है, तो ये सी, विशेषण है। बहुत बढ़िया। और वह यहाँ रहता है में यहाँ क्या है? यहाँ शब्द रहने की जगह बता रहा है, तो ये क्रिया की विशेषता हुई। मतलब ये सी, क्रिया विशेषण है। सही। मैंने स्वयं किया में स्वयं क्या है? ये हम कर चुके हैं, ये बी, निजवाचक सर्वनाम है। और आखिरी सवाल, अच्छाई शब्द क्या है? अच्छा विशेषण से बना है। अच्छाई एक भाव है, तो ये डी, भाववाचक संज्ञा है। बहुत खूब। तो इसी के साथ हमने इस मॉडल पेपर के सभी 50 प्रश्नों को हल कर लिया है। जी। इसमें व्याकरण के लगभग सभी जरूरी हिस्से आ गए। मेरी सलाह यही है कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से दोहराएं। याद रखिए, व्याकरण में नियम और अभ्यास दोनों बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही शब्द अलग अलग वाक्यों में अलग अलग भूमिका निभा सकता है। एकदम सही। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटी सी पहेली। 2 वाक्य हैं। पहला, वो अच्छा लड़का है, और दूसरा, वो अच्छा गाता है। इन दोनों वाक्यों में अच्छा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या-क्या भूमिका निभा रहा है? इसका जवाब आज की ही चर्चा में छिपा है। बिल्कुल। इस पर सोचिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक और गहरी खोज के साथ। धन्यवाद।